देखिए, ये तो लग रहा है कि पार्टी में गुटबाजी है और ये गुटबाजी खुलकर तब सामने आ गई जब अशोक चौधरी ने आपने देखा कि कविता पढ़ दी थी और कविता में कहा जा रहा था कि कविता सीधा हमला था नीतीश कुमार पर और उसके बाद पार्टी के नेताओं ने भी उनको आड़े हाथ लिया। उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन राजनीति में हर चीज़ का मतलब होता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से अशोक चौधरी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है उससे नाराज़ होकर ही उन्होंने ये कविता पढ़ी थी। आपको पता होगा कि अशोक चौधरी की बेटी सामूहिक लड़ी थी चुनाव समस्तीपुर से लोकसभा का चिराग पासवान की पार्टी से। ये कहा जाता है कि विजय चौधरी को अच्छा नहीं लगा या जेडीयू के तमाम नेताओं को अच्छा नहीं लगा, नीतीश कुमार को भी अच्छा नहीं लगा होगा। अब उनकी पार्टी का कोई मंत्री या नेता दूसरे पार्टी के टिकट पर अपनी बेटी या बेटा को लड़ाए तो कैसे अच्छा लगेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल, तमाम नेता जुट गए हैं। बात बिहार में एनडीए की करें तो ये फैसला ले लिया गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 25 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। बीते दिनों में जेडीयू से गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो विजन था उनकी पार्टी को लेकर वो उनके नेताओं के साथ अब मैच नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार का भविष्य क्या है, उनकी पार्टी का भविष्य क्या है, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, 25 के चुनाव को लेकर ये घोषणा तो हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं जेडीयू के इस वक्त तीन महासचिव हैं, लेकिन जेडीयू से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि तीनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, ये तो लग रहा है कि पार्टी में गुटबाजी है और ये गुटबाजी खुलकर तब सामने आ गई जब अशोक चौधरी ने आपने देखा कि कविता पढ़ दी थी और कविता में कहा जा रहा था कि कविता सीधा हमला था नीतीश कुमार पर और उसके बाद पार्टी के नेताओं ने भी उनको आड़े हाथ लिया। उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन राजनीति में हर चीज़ का मतलब होता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से अशोक चौधरी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है उससे नाराज़ होकर ही उन्होंने ये कविता पढ़ी थी। आपको पता होगा कि अशोक चौधरी की बेटी सामूहिक लड़ी थी चुनाव समस्तीपुर से लोकसभा का चिराग पासवान की पार्टी से। ये कहा जाता है कि विजय चौधरी को अच्छा नहीं लगा या जेडीयू के तमाम नेताओं को अच्छा नहीं लगा, नीतीश कुमार को भी अच्छा नहीं लगा होगा। अब उनकी पार्टी का कोई मंत्री या नेता दूसरे पार्टी के टिकट पर अपनी बेटी या बेटा को लड़ाए तो कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। अशोक चौधरी की बिटिया लड़ी एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी से, तो दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी लड़ गए कांग्रेस से। तो दो मंत्री, जिस नीतीश कुमार के दो मंत्री दूसरी पार्टी के टिकट पर अपने बेटा बेटी को लड़ा रहे हैं और नीतीश कुमार रोक नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार को हम जिस रूप में जानते हैं वो परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं, लेकिन अपने ही पार्टी में परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देखा, रोक नहीं पाए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कमज़ोर पड़े हैं तो उनके जो आसपास के जो नेता हैं उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक दूसरे को नेता ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। तो अशोक चौधरी को ठिकाने लगाने के लिए श्याम रजक की एंट्री हुई, जो आरजेडी के दलित नेता थे, उनको जेडीयू में शामिल कराया गया। अशोक चौधरी ये उम्मीद पाले हुए थे कि उनके बेटी के खिलाफ लड़े थे महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस के टिकट पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि महागठबंधन के टिकट पर लड़ना एनडीए के नेता के बेटे का ये तो गंभीर सवाल था। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की, या कहिए कि विजय चौधरी और संजय झा या तमाम नेताओं ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। तो अशोक चौधरी को साइज में लाने की कोशिश तो दिखाई देती है। अब अशोक चौधरी भी समझे हुए बहुत समझदार नेता हैं और वो जानते हैं हर
का तोड़ जानते हैं, हर चीज़ का निकाल पाते हैं या नहीं, इस पर उनका भविष्य निर्भर करेगा। बात करें अशोक चौधरी की, तो जो उन्होंने भूमिहारों को लेकर बयान दिया था, क्या वो बयान भी बुरी तरीके से बैकफायर किया है उनके लिए? देखिए, एक तो अपनी बेटी को चिराग पासवान की पार्टी से लड़ाया, उस चिराग पासवान की पार्टी से जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 80 से 43 पर ला दिया, मतलब उनके उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान को जिम्मेवार माना जाता है, और उन्हीं की पार्टी के टिकट पर उन्होंने अपनी बेटी को लड़ा दिया। ये नाराज़गी तो थी ही, नीतीश को भी रही होगी, और उनके पार्टी के लोग तो जरूर सवाल उठा रहे होंगे। और जहानाबाद में जिस तरह से भूमिहार समाज को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी कर दी अशोक चौधरी ने, उसके बाद तो पार्टी के ही तमाम भूमिहार नेता और विपक्ष के भी तमाम भूमिहार नेता वहाँ जाति, पार्टी, मजहब सब भूल के, वहाँ पार्टी लाइन भूल करके जाति के नाम पर गोलबंद हो गए अशोक चौधरी के खिलाफ, और उनको बैकफुट पर जाना पड़ा। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी अब ललन सिंह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उनसे गए, मिले, ठीक है। अब ललन सिंह कितनी हद तक मानेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह ने ही मिलकर इनको साइज में लाया है, अशोक चौधरी को ठिकाने लगाने की रणनीति बनाई है। तो ऐसे में ललन सिंह को ही मना पाते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। जी, ललन सिंह की हम बात करें तो उनकी नज़दीकियाँ इस वक्त भाजपा से काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या जेडीयू में जो ये गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसके बाद ललन सिंह अपना दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं क्या? देखिए, ललन सिंह बहुत कद्दावर नेता हैं, और उनसे कोई पंगा लेकर आज तक बचा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा बाहुबली हो या नेता हो, सबको उन्होंने औकात में लाया। आपने देखा होगा, आनंद सिंह को औकात में ला दिया, और उनका तमाम विरोध भले भर लोग करें, सामने खुलकर कोई विरोध नहीं कर पाता, और मंत्री हैं केंद्र में। और पहले वो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को रखने के पक्ष में थे, आपको पता ही है कि तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, ऐसा आरोप लगा था, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया भी था। लेकिन फिर भी वो मैनेज करने में कामयाब रहे, नीतीश कुमार के साथ ही रहे, और केंद्र में मंत्री भी बने। तो मुझे लगता है ललन सिंह को किनारे लगाना बहुत आसान नहीं है। ललन सिंह अब मोदी के सम्मान में कसीदे गढ़ते नजर आ रहे हैं। जो महागठबंधन के साथ नीतीश को ले जाने के पक्ष में थे, पहले मोदी पर हमलावर दिखते थे, अब वो मोदी के बचाव में दिखते हैं, हमेशा मजबूती के साथ उनके साथ खड़े दिखते हैं। तो ये तो सवाल उठता ही है कि वो देख रहे हैं भाई भविष्य किधर है। संजय झा तो बीजेपी के पहले से ब्लू आइड बॉय हैं, बीजेपी से ही जेडीयू में आए थे, और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को तिबारा ले जाने में उन्हीं की अहम भूमिका रही है। तो दो नेता तो करीब दिखते ही हैं। और विजय चौधरी क्या करेंगे? नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनके साथ रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी या उनकी पार्टी की राजनीति खत्म होगी, तब तो ये लोग बीजेपी की तरफ रुख कर ही सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। एक और गुटबाजी हो रही है विजय चौधरी की, संजय झा की, अशोक चौधरी को साइड किया जा रहा है, ललन सिंह भी अपना एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो गुटबाजी चल रही है जेडीयू में, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जेडीयू को तोड़ने का काम करेगी? जो विजन था नीतीश कुमार का वो धुंधला हो जाएगा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के बारे में लोकसभा चुनाव में भी कहा जा रहा था कि इस बार ये खत्म हो जाएंगे, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बाउंस बैक कर गए, और सबसे अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा चिराग पासवान के बाद उन्हीं का रहा। तो नीतीश कुमार के बारे में अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन काम है। विधानसभा चुनाव में अगर फिर से लोकसभा चुनाव की तरह परफॉर्म कर देता है जेडीयू, तो पार्टी बच जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और उनकी पार्टी भी इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में कमज़ोर होकर सामने आती है, तब पार्टी को बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे में जो तमाम नेता, जो महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो बीजेपी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ही ये कुछ होगा। विधानसभा चुनाव के पहले किसी नेता में इतना गट्स नहीं है कि नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी के साथ चला जाए, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार के हिसाब से ही बीजेपी चल रही है। केंद्र में सरकार चलाना है बीजेपी को, तो नीतीश कुमार को खुश रखना पड़ेगा, उनको नाराज करने का जोखिम बीजेपी नहीं उठा सकती। तो मुझे लगता है कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होता है तब तक नीतीश कुमार की पार्टी भी सुरक्षित है, नीतीश कुमार भी सुरक्षित है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर फिर से उन्होंने बाउंस बैक नहीं किया, क्योंकि अभी तो 43 विधायक हैं, कभी 80 विधायक हुआ करते थे, और इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव भी हो जाए,
क्योंकि ये बात तो उनको खुद छुटती होगी कि 43 विधायकों वाले मुख्यमंत्री हैं, जिसके 80 विधायक हुआ करते थे, 17 विधायक हुआ करते थे, वो 43 विधायकों का नेता है, तो उसको तो कुछ छुटती होगी। तो चाहते हैं कि फिर से हम पुराने स्थिति में आए। अगर वाकई बाउंस बैक कर गए, विधानसभा में 70 से ऊपर ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो नीतीश कुमार की पार्टी बच जाएगी। हाँ, ये दीगर बात है कि नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा अस्वस्थ भी चल रहे हैं, तो पार्टी की जिम्मेवारी का, पार्टी की कमान किसी को आगे चलकर वो सौंप सकते हैं। जी। आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। मुद्दा था जेडीयू में जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो सामने प्रत्यक्ष तरीके से आकर दिखने लगी है, लेकिन अभी नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम, नीतीश कुमार को छोड़ने का जोखिम कहीं ना कहीं कोई नेता, कोई दल नहीं उठाना चाहता है। 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जल्द से जल्द चाहते हैं हो जाए। कब तक चुनाव हो पाता है, जेडीयू कैसा परफॉर्म कर पाती है, अब यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।